गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में और समझा था कि धातु और अधातु किस तरह से भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। हमने 5 या 6 विषयों पर चर्चा की थी, 5 या 6 भौतिक गुणों पर चर्चा की थी, जिनमें हमने बात की किस तरह से धातु या अधातु भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि धातुओं के अंदर चमक होती है, धातु ठोस होते हैं। फिर देखा था आपने कि धातु ऊष्मा के चालक होते हैं। फिर देखा था आपने कि विद्युत के भी क्या होते हैं, ये चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। फिर आपने देखा था कि धातु तन्य होते हैं, इनसे तार बनाया जा सकता है। फिर आपने देखा था कि धातु में ध्वनिकता होती है, धातुओं में गायन ध्वनि पाई जाती है, मतलब एक रस होता है उनकी ध्वनि में। तो ये धातुओं के गुण थे और यही अधातुओं में यही गुण नहीं थे। तो धातु और अधातु को हमने इस तरह से वर्गीकृत किया था कि धातु और अधातु कैसे पहचानेंगे। तो हमने कहा कि भाई जिन पदार्थों में या जिन तत्वों में ये गुण नहीं होंगे वो अधातु होंगे, जिनमें होंगे वो धातु होंगे। तो यहां तक हमने खत्म कर लिया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, ऐसे भी तत्व हैं जिनके अंदर धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं ऐसे धातुओं को हम कहेंगे उपधातु। उपधातुओं के अंदर आया था आपका ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ लिख लीजिए, बल्कि ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके अंदर या जिनमें, ऐसे लिखो, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो, दोनों के गुण विद्यमान हो, उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। आपने एग्जाम्पल के लिए देखा था कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, एंटीमनी और टिन, ये सब आपने देखा था कि कैसे कैसे थे। ये सभी उपधातु थे या अधातु, क्या बोलते हैं इनको, इनमें से सभी उपधातु हैं। ये दोनों अर्धचालक भी हैं साथ में। सिलिकॉन और जर्मेनियम बताया था मैंने आपको कि ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक बहुत काम की चीज है। जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, जितने भी चिप बनती है आजकल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनते हैं उनमें चिप लगती है जो वो इन्हीं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनती है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ही ऐसे तत्व है जिन्होंने संचार के दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ले आई। तो आइए अब आगे हम लोग समझते हैं कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है और हम रासायनिक रूप से धातुओं और अधातुओं को कैसे अलग करेंगे। तो अगर धातु और अधातु का आप लोगों ने वो नहीं लिखा है, परिभाषा नहीं लिखी थी कल पिछले वीडियो में, जिसमें आवाज थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो अब हम देखते हैं। आप लिख लो, जिनका भी नहीं लिखा है लोग लिख लेंगे। तो धातु हम उन्हें कहेंगे ऐसे ठोस पदार्थ जो ठोस, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य एवं उष्मा के सुचालक हो। उष्मा के साथ साथ लिख लेना यहाँ पे विद्युत की सुचालक हो, तो विद्युत और उष्मा लिख लेना, विद्युत और उष्मा। ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ न लिखो, बल्कि ऐसे लिख लो, ऐसे पदार्थ जो ठोस हो, चमकीले हो, आघातवर्ध हो, तन्य हो और उष्मा के सुचालक हो, धातु कहलाते हैं।
तो ये तो परिभाषा हमने पहले ही समझ रखी है, तो इन्हीं गुणों के आधार पर हमने धातु और अधातु को वर्गीकृत किया था। तो अब अगर मैं कहूं, तुम कहोगे कि अधातु क्या है, तो बड़ी आसानी से बता पाओगे कि ऐसे पदार्थ जो ठोस न हो, चमकते न हो या मलिन हो, आघातवर्ध न हो, तार न बनाया जा सके जिसका, और उष्मा के क्या हो, कुचालक हो, तो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। इनमें अगर एग्जाम्पल देना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये सब क्या होंगे, धातु होंगे। और अगर आप अधातु को कहना चाहोगे, बताना चाहोगे, तो अधातु के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो कहोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या होंगे, अधातुओं के एग्जाम्पल होंगे। अधातु क्या कहलाएंगे, वे तत्व जिनमें आमतौर पर धातुओं के गुण नहीं होते या धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। वे तत्व जिनमें आमतौर पर धातुओं के गुण नहीं होते या धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, यही बात तो बताइए थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो ये हम बड़ा आसानी से समझा पाएंगे या बता पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर कहना चाहो तो कह दो कि ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, तो उदाहरण के लिए बताया था सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आप ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हो, हाइड्रोजन, जितनी गैसेज है, ब्रोमीन, क्लोरीन, जितनी गैसेज हैं और जितने आपके जितने भी वो हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, सबका नाम ले लो, वो सब क्या होंगे, यही तो होंगे, अधातु ही तो होंगे। तो अब आज ये बात करते हैं हम लोग आज के वीडियो में, जो आज की क्लास इसके लिए डेडिकेटेड है, कि रासायनिक गुणों के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से धातु और अधातु भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो आइए समझते हैं कि धातु और अधातु किस तरह से रासायनिक रूप से भिन्न है, रासायनिक गुणों में किस तरह से भिन्न है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि भौतिक रूप से किस तरह से धातुएं और अधातुएं अलग हैं, उसी तरह से हम देखेंगे अभी कि रासायनिक रूप से धातुएं और अधातुएं किस तरह से अलग हैं। तो रासायनिक गुणों में हम परखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ धातु किस तरह से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ अधातु किस तरह से अभिक्रिया करता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जल के साथ धातु किस तरह से अभिक्रिया करता है और अधातु किस तरह से अभिक्रिया करता है। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि अम्ल के साथ धातु किस तरह से अभिक्रिया करता है और अधातु किस तरह से अभिक्रिया करता है। फिर क्षार के साथ हम यही क्रिया दोहराएंगे कि धातु क्या बनाता है और आपका अधातु क्या बनाएगा। तो इस तरह से हम रासायनिक रूप से भी वर्गीकृत कर पाएंगे कि धातु के गुण क्या है और अधातु के गुण क्या है। आइए समझते हैं तब कि हम किसके साथ करेंगे। पहले तो ऑक्सीजन के साथ देखेंगे कि धातु क्या देता है, मतलब हमको ये करना ये है कि ऑक्सीजन प्लस धातु और अधातु, इनके साथ क्या अभिक्रिया होगी, ये वाली अभिक्रिया क्या होगी, और इनके साथ जब ये अभिक्रिया करेंगे तो कैसा बनाएंगे। इसी तरह से जल के साथ, फिर हम देखेंगे अम्ल के साथ और फिर क्षार के साथ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से धातु और अधातु अम्ल, क्षार और जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया किस तरह से होगी।
देखिए, ऑक्सीजन के साथ अगर धातु अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ जब भी धातु अभिक्रिया करता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ धातु अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन के साथ धातु जब अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, ये निश्चित है। इस धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी ना, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। आइए समझते हैं कैसे होगा, ये उदाहरण के साथ देखेंगे। देखिए, लोहा अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो लौह ऑक्साइड बनाता है नमी की उपस्थिति में। लोहा पे जंग जब लगता है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पे जंग का लगना, लोहे पे जंग लगता है, आप उससे ऐसे थोड़ा सा रगड़ के देखो तो लाल रंग का आपको जंग दिख जाएगा। उस जंग को आप पानी में थोड़ा सा घोल लो, हल्का सा, हल्के पानी में थोड़ा सा जंग उठा के और घोल लो, तो पानी, इस लौह ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है ना, उसमें लिटमस पेपर अगर डालोगे तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस नीला होने का मतलब है कि विलयन कैसा है? क्षारीय है। हमने 7वीं क्लास में पढ़ रखा है, लिटमस टेस्ट कर रखा है। तो लौह ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो कैसा है? तो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से आप देखो, Mg+O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी की उपस्थिति में बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ भी मेटल है, मैग्नीशियम धातु है, और धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका भी जलीय विलयन, जलीय विलयन जैसे ही बनाओगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जलीय विलयन कैसा है? क्षार है, यानी क्षारीय प्रकृति का है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से विक्रिया करके कोई भी मेटल या कोई भी धातु क्या बनाएगी? तो अपना ऑक्साइड बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी, और यह ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ऑक्सीजन से धातु किस तरह से अभिक्रिया करता है हमने देखा। आइए अधातु किस तरह से अभिक्रिया करते हैं इनको भी देखते हैं। अधातु अभिक्रिया करके भी ऑक्साइड ही बनाते हैं। अधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड ही बनाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखें कि अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? तो अधातु का ऑक्साइड बनाएंगे। अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन करें हम लोग, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाने का तरीका है कि चारकोल को लेकर गर्म करना शुरू करिए, धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया जाए तो जो बनेगा वो बनता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। और लिटमस टेस्ट करोगे इस H2CO3 का, चाहे कार्बोनिक अम्ल का, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका मतलब है कि नीला लिटमस लाल हो गया तो अम्ल है, और अम्ल है तो इसका मतलब कि अधातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाएगा तो अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? तब बताओ, अम्लीय हो जाएगी। इसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय हो जाएगी प्रकृति इसकी। तो प्रकृति होगी अम्लीय, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। धातु और अधातु दोनों ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी। तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया, यानी कि गुणों में भिन्नता है, अलग अलग गुण होंगे। चलिए अब देखते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके अधातु और धातु किस तरह से बिहेव करते हैं। तो देखते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो आप देखो धातु हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
उदाहरण के लिए देखना चाहो तो मैग्नीशियम का अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएं, थोड़ा गर्म करें इसको, तो ये देता है MgOH2। जो अभी बताया था कि क्या है, क्षार है। MgOH2 का मतलब है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकली आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका मतलब ये है ना, सिंपल से अगर बात करें हम लोग तो मतलब धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस अगर आप इसको जलाओगे तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। तो आपने देखा कि ये क्या बनाएगा, जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाएगा। यही अगर इसी जल के साथ अधातु की अभिक्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया होती ही नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो जल के साथ अधातु की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जल के साथ अधातुओं की कोई अभिक्रिया होती ही नहीं, नो रिएक्शन। इसीलिए फास्फोरस जैसे तत्वों को, अधातुओं को जल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से फास्फोरस बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और जल जाएगा। इसीलिए आप देख, यहाँ पे जल के अंदर हम अधातुओं को रखते हैं, तो अधातु से जल की अभिक्रिया नहीं होती है। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब जल के साथ धातु अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो क्षार बनाएगा और हाइड्रोजन मुक्त होगी, जबकि अधातु के साथ जल में कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो देखो रासायनिक गुणों में भी भिन्नता आपको दिख रही है। अब आ जाओ हम लोग अम्ल के साथ कराते हैं। अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये वही वाली हाइड्रोजन गैस है, ये पाप की आवाज के साथ जलती है, आप जानते हो। तो धातु और अम्ल मिलेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब देखो, तो लोहा को अगर HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम लोग क्या करें, अभिक्रिया कराए, तो बनेगा फेरिक क्लोराइड नाम का एक लवण, और यहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फिर से मुक्त होगी। तो लवण बना, ये साल्ट है, ये बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। जिंक के साथ जब हाइड्रोजन HCl की क्रिया कराएंगे तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनेगा। ये भी एक लवण है, एक तरह का लवण है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी हम कह सकते हैं कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और लवण बनता है। हम कह सकते हैं कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते तो कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि अधातु के साथ अम्ल किस तरह से व्यवहार करेगा। तो अम्ल के साथ अधातु का कोई रिएक्शन नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में प्रायः अम्ल के साथ धातु का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे अम्ल के साथ भी रासायनिक गुण में क्या होगी, भिन्नता होगी धातु और अधातु के अंदर। तो धातु और अधातु रासायनिक रूप से इतने भिन्न है कि एक अम्ल के साथ क्या बना रहा है, लवण बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, दूसरा कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं। वो कह रहा है हम शांत हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना हो करो। तो अधातु और धातु में ये डिफरेंस आप देख पा रहे हो। अब आ जाओ देखते हैं कि क्षार के साथ धातु किस प्रकार व्यवहार करता है और अधातु किस प्रकार व्यवहार करेगा। तो क्षार के साथ धातु फिर से लवण ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्षार के साथ धातु फिर से क्या बनाएगा, लवण ही बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आप देख सकते हो कि धातु के साथ अगर क्षार की अभिक्रिया कराए तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आप देखो यहां जिंक धातु है और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो पोटेशियम जिंकेट नाम का एक लवण बनता है, एक
लवण पोटेशियम जिंकेट नाम का बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जिंक जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। पोटेशियम जिंकेट एक तरह का लवण होता है। तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि क्षार के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है धातु। और क्षार के साथ अगर इस तरह से अभिक्रिया करता है धातु, तो अधातु क्या बनाता है? तो फिर से अधातु के साथ जो अभिक्रिया होती है ना, वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। इस बार जो क्षार के साथ जो अभिक्रिया है ये जटिल अभिक्रिया है, एक जटिल प्रोसेस है यहाँ पे। तो एक जैसे एक लाइन में यहाँ समझ गए थे हम लोग कि क्षार के साथ धातु किस तरह से अभिक्रिया करता है, तो सीधा सीधा हमने लिखा लवण और हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे धातु और क्षार जब अधातु और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो कोई अभिक्रिया होती नहीं, थोड़ी नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये एक जटिल प्रोसेस है, एक जटिल अभिक्रिया है। तो इसे इस क्लास में, मतलब कि आपके 8वीं क्लास में पढ़ना ही नहीं है। ये थोड़ी सी अलग तरह से अभिक्रिया होती है, तो इसे आपकी क्लास में नहीं पढ़ना है, इसको नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु और अधातु रासायनिक रूप से किस प्रकार भिन्न है। तो रासायनिक रूप से धातु और अधातु बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं। आपने देखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु ने किस तरह से व्यवहार किया। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया इन्होंने भी क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। लेकिन इनके ऑक्साइड की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, क्षारीय थी। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी, तो ये क्षारीय ना होकर अम्लीय थी। ये कैसी प्रकृति थी, आप बताओगे कि अम्लीय थी, ये अम्ल बनाया था। जल के साथ जब अभिक्रिया किया धातु ने जब अभिक्रिया किया तब बनाया, इन्होंने बनाया हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस दिया। और धातु ने जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। इसी तरह से अम्ल के साथ धातु ने क्या दिया था, तो धातुओं ने बनाया था वही हाइड्रोक्साइड बनाया था, नहीं लवण बनाया था ना। अम्ल के साथ धातुओं ने क्या बनाया, लवण बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस दिया था। और धातु के साथ अम्ल की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी, नो रिएक्शन। देखो क्षार के साथ धातु और अधातु ने अलग तरीके से व्यवहार किया। धातु ने क्या किया था, धातु ने क्षार के साथ भी क्या बनाया, लवण बनाया। क्षार के साथ भी धातु ने क्या बनाया था, लवण बनाया था। धातु ने क्षार के साथ भी क्या बनाया था, लवण बनाया था। क्षार के साथ धातुओं ने भी क्या बनाया था, लवण बनाया था और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्षार के साथ अधातु की अभिक्रियाएं कैसी हैं, थोड़ी सी जटिल है, जो आपकी क्लास में नहीं पढ़ने, जटिल अभिक्रियाएं हैं। ठीक, बहुत आसान प्रोसेस था धातु का। तो यहां तक हमने सीखा और इन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अब रासायनिक गुणों के आधार पर भी विभेद कर सकते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, धातु और अधातु में विभेद कर सकते हैं। बता सकते हो कि कौन से रासायनिक गुण होंगे तो कोई चीज धातु होगी, और कौन से रासायनिक गुण होंगे नहीं होंगे तो, या होंगे तो अधातु होंगे। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो क्षारीय विलयन बनाए, क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाए, हम कह सकते हैं कि पानी के साथ जो क्या बना दे, हाइड्रोक्साइड बना दे। जो अम्ल के साथ
अभिक्रिया करके लवण बनाए, जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाए, वो क्या होगा? धातु होगा। वो लोग कह सकते कि नहीं अभी? तो इस तरह से हम यहां भी इस तरह से भी कह सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया देखो क्या है कि जब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर किसी यौगिक के अंदर से क्या करे, हटा दिए, अब खुद उसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाए, उसकी जगह खुद जाके बैठ जाए, ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आपने लिखा भी है, आपने देखो कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसकी जगह ले लेता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए समझते हैं इस बात को कि होता क्या है। देखिए, ऐसे समझिए कि नेताजी कुर्सी पर बैठे हुए थे, बैठे हैं, उनका सरकार चल रहा है, लेकिन उनसे ज्यादा सीटों वाले, उनसे ज्यादा बहुमत प्राप्त नेता अगर आते हैं तो क्या होगा? नेताजी को उनकी कुर्सी पर से हटाकर उनके जगह खुद बैठ जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। यही हाल यहां पे है कि ज्यादा अभिक्रियाशील धातु या तत्व अगर आ गया, कम अभिक्रियाशील तत्व कहीं यौगिक बनाकर बैठा है, तो उस कम अभिक्रियाशील जो तत्व है उसको ज्यादा अभिक्रियाशील वाला जो है वो हटा देगा वहां से, खुद उसकी जगह बैठ जाता है। इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। आपने नीला थोथा का नाम सुना होगा, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का जलीय विलयन नीला होता है, हल्का। इसमें अगर जिंक से अभिक्रिया करें, क्या डाल दें? जिंक डाल दें, तो आप पाओगे कि जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को ना, इस पूरे कॉपर सल्फेट में से खाली इस कॉपर को, ये भी धातु है और जिंक भी धातु है, कॉपर से ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है ये। तो कॉपर से क्या करेगा कि कॉपर को से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा इसकी जगह से, खुद इसकी जगह बैठ जाएगा, अब बनाएगा जिंक सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट था वो कैसा हो गया? अब जिंक सल्फेट हो गया। और ध्यान समझो, होगा क्या कि जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको आप देखो, इसका जो जलीय विलयन होता है वो नीला होता है। जिंक सल्फेट का जलीय विलयन होता है सफेद, सफेद नहीं बल्कि रंगहीन कह दो कि रंगहीन होता है। तो ये कॉपर सल्फेट यहां से हट के नीचे तली में बैठ जाएगा और जिंक जो है उसकी जगह ले लेगा, और जो नया विलयन बनेगा वो रंगहीन हो जाएगा। इसी तरह से आप यहां पे देखो, कॉपर सल्फेट का ही विलयन है ये भी, इस पे आयरन, लोहा से हम अभिक्रिया कराते हैं, लोहे का टुकड़ा डाल दो नीला थोथा के जलीय विलयन के अंदर, और जैसे ही डालोगे तो ये बनेगा आयरन सल्फेट। क्या करेगा? देखो, आयरन ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, हटा के खुद बैठ जाएगा, तो आयरन सल्फेट बनेगा, और साथ में कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को तली में भेज देगा, तो तली में बैठ जाएगा कॉपर। ये कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, जबकि ये जो फेरस सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, इसका जो जलीय विलयन हरा हो जाएगा, तो ये हरा विलयन बनाता है। इसी तरह से आप देखो, अगर जिंक सल्फेट जो यहां बना था ना, इस समय हम लोग ये आयरन डालें, तो अब यहां पे उल्टा होगा। रीजन क्या है कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो आयरन इस जिंक को हटा नहीं पाएगा, नहीं हटा पाएगा, तो जिंक सल्फेट का जिंक सल्फेट बना रहेगा, आयरन अपनी वैसे ही रह जाएगा। यहां पे इस तरह से अभिक्रिया होती है। इस तरह की अभिक्रियाओं को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रियाएं, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्या करेंगे कि एक तत्व को हटा के उसकी जगह दूसरा बैठ जाएगा, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, CuSO4 में Zn आया और Cu को हटा के ZnSO4 बना दिया, CuSO4 में Fe आया, Cu से ज्यादा रिएक्टिव था तो Fe बैठ गया और Cu को हटा दिया। लेकिन जिंक सल्फेट में आप देखोगे कि ये आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है। उसका रीजन ये है कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है।
अगर आप देखना चाहते हो तो हम लोग इसका एक सिमुलेशन देख सकते हैं। देखो देखो ये कॉपर सल्फेट का विलयन इस बीकर में लेंगे हम लोग, और कॉपर सल्फेट का विलयन क्या करेगा कि देखो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, हल्का नीला रंग का होगा, अब देख रहे होगे। इसके अंदर अगर हम लोग जिंक डालते हैं, देखो अगर इसके अंदर हम लोग डालते हैं जिंक, ये वाला जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं तो देखो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अब देखो जिंक का टुकड़ा गया अंदर, ये थोड़ी देर में आप पाओगे कि ये जिंक पूरी तरह से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और ये जो जली विलयन नीला था ये सफेद हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले उसमें। देखो देखो ये जली विलयन सफेद हो गया, ये जिंक सल्फेट है, और यहाँ पे आप देखो नीचे अगर आप ध्यान देखोगे तो तली में कॉपर बैठ गया है। तो इस तरह से आप सिमुलेशन के थ्रू भी देख सकते हो। चलिए अब आ जाइए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो किस तरह से काम करती हैं। विस्थापन अभिक्रिया में सिंपल सी बात याद रखेंगे कि कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है, उसके स्थान से उसकी यौगिक हटाकर उसकी जगह खुद आ जाता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमने समझा। अब आ जाओ देखते हैं कि धातु और अधातुओं का उपयोग क्या है। तो आइए धातु के उपयोग समझते हैं। धातु का उपयोग व्यापक उपयोग है। धातु का औजार बनाने में धातु का उपयोग हम लोग करते हैं। औजार बनाने के लिए धातु उपयोग होता है। इसके साथ ही आप देखो, आप यातायात के क्षेत्र में, मशीन बनाने में, रोबोटिक्स में, संचार के क्षेत्र में, तो धातुओं का व्यापक उपयोग है। धातुओं का ऐसा कोई भी वो जो क्षेत्र है नहीं है जिसमें धातुओं का उपयोग नहीं हो रहा हो। इसके अलावा आप देखोगे कि धातु तो हर जगह है, हथियार बनाने में है, यातायात में है, मशीन में है, रोबोटिक्स में है, संचार में है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बन रहे हैं उनमें भी धातुओं का उपयोग हो रहा है। तो आइए, ये तो आप समझ गए कि धातुओं का कहां कहां उपयोग है। आप लिख भी पाओगे कि धातु अगर ना होता तो क्या करते, क्या दिक्कत आती। धातुओं का उपयोग अब देखते हैं कि अधातुओं का उपयोग कहां कहां होता है हमारे दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में। तो देखो अधातुओं का जो उपयोग है, हम अधातु का उपयोग सांस लेने में करते हैं, ऑक्सीजन। अच्छा, धातुओं में और भी बता सकते हो तुम कि आभूषण बनाने में भी यूज होता है धातुओं का। सांस लेने में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं जो अधातु है। तो पहला तो जीवन के लिए सबसे जरूरी कौन है,
पहली बात ही अधातु है। उर्वरक के लिए आप अधातुओं का यूज करते हो। यूरिया नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजनी उर्वरक। फास्फेट वो भी उर्वरक है। इसके अलावा आप देखोगे कि आपका सल्फर, ये सभी यूरिया उर्वरक के रूप में यूज होते हैं। तो सल्फर भी क्या है? अधातु ही है। फिर जल शुद्धिकरण में अधातुओं का यूज होता है, तो जल शुद्धिकरण में भी अधातुओं का यूज हुआ। एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में भी, दवाइयों के क्षेत्र में भी अधातु काम आएंगे। दवाई बनाने में काम आती है अधातु, और पटाखे बनाने में भी अधातु यूज होते हैं, अधातु ही यूज होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि अधातुओं के भी व्यापक उपयोग हैं हमारी दैनिक लाइफ में। मतलब धातु और अधातु दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं, भले उनके गुण अलग अलग हैं। गुण अलग अलग हैं, कोई बात नहीं। कोई अपने देखो, चाहे इंसान कैसा भी हो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं, हर चीज की अपनी जरूरतें हैं। हर जीव अपना अपना कोई ना कोई जरूरत लेके आता है कि उसकी प्रकृति में कोई ना कोई आवश्यकता है, तभी वो मौजूद है, अदरवाइज होता ही नहीं। उसी तरह से धातु और अधातु है। धातुओं का अपना कुछ महत्व है, तो अधातुओं का भी अपना कुछ महत्व है। अधातु भी जरूरी है। तो आज हमने सीखा कि धातु और अधातु अलग कैसे कैसे हैं और उपयोगी क्यों है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।